में स्टडी करेंगे। तो क्लीन थ्योरम्स बेसिकली जो दो पार्ट में दिया गया है। पहला पार्ट है, देखिए, इफ़ कैपिटल आर बी ए रेगुलर एक्सप्रेशन देन देयर एग्जिस्ट एन एफ ए विथ नल मूव विच रिकोगनाइज यल ऑफ आर। मतलब कि आर जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका वो किसी न किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसी को यल ऑफ आर से डिनोट किया गया। यल ऑफ आर मतलब लैंग्वेज इक्विवेलेंट टू रेगुलर एक्सप्रेशन कैपिटल आर। तो उसके लिए कोई ना कोई एन एफ ए ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें आप नल मूव यूज़ कर सकते हैं। तो विथ इसी नारे लिखा है कि यल ऑफ आर का इक्विवेलेंट एक एन एफ ए विथ नल मूव जरूर होगा। ये क्लीन थ्योरम पार्ट 1 है। पार्ट 2 में लिखा गया, इफ़ एफ ए रिकोगनाइज द रेगुलर लैंग्वेज यल देन देयर एग्जिस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन विच डिस्क्राइब यल। तो अगर कोई एफ ए किसी लैंग्वेज को जो कि रेगुलर ही होगा रिकोगनाइज करता है तो उसके लिए एक रेगुलर एक्सप्रेशन ज़रूर एग्जिस्ट होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है जो पार्ट 1 पार्ट 2 है। मतलब पार्ट 1 में कहा गया है कि रेगुलर एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट एक एन एफ ए विथ नल मूव होगा, और एन एफ ए दूसरे पार्ट में एन एफ ए का इक्विवेलेंट एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। अनदर क्लीन थ्योरम में भी एक दिया गया है, द क्लास ऑफ रेगुलर सेट्स ओवर समेशन सिंबल इज द स्मॉलेस्ट क्लास कैपिटल आर containing small a for every a belongs to summation symbol and closed under union concatenation and closure। तो ये जो पॉइंट्स बताया गया है क्लीन थ्योरम के अंदर, आप जब रेगुलर एक्सप्रेशन का डेफिनेशन पढ़ना शुरू किए थे तो उसी का पहला पॉइंट है, जान लीजिए। पहले पॉइंट में यही बताया गया था, एवरी टर्मिनल सिम्बल्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ टर्मिनल सिम्बल्स एलोन रिप्रेजेंटिंग ए रेगुलर एक्सप्रेशन। उसी बात को यहाँ बताया गया है कि स्मॉलेस्ट रेगुलर एक्सप्रेशन हर एक सिंबल आपका सेट का होगा। किस सेट का? टर्मिनल सिंबल के सेट का। और उसमें जो लास्ट पॉइंट में बताया गया था कि यूनियन रेगुलर एक्सप्रेशन के दौरान कि यूनियन कॉन्कैटिनेशन और क्लोजर, अगर आप इस ऑपरेशन को आप करेंगे तो, या उसके बाद सब्सिक्वेंट जो पॉइंट थे 2, 3, 4 में कि R1 R2 अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R1 प्लस R2 भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। R1 R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R1 और R2 कॉन्केनेट करने पे भी रेगुलर एक्सप्रेशन ही मिलेगा। अगर R रेगुलर एक्सप्रेशन है तो R एस्टिक भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो ये तीनों चीज़ उसी बात को बता रहे हैं। क्लीन थ्योरम अगर अदर वर्ड में बात करें कि इफ़ रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ए ट्रांजिशन सिस्टम दैट इज़ फॉर एवरी स्ट्रिंग W बिलोंग्स टू R देयर एग्जिस्ट ए पाथ फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू ए फाइनल स्टेट विथ पाथ वैल्यू W। तो अगर सीधी सी बात है, अगर कोई एक स्ट्रिंग W है जो कि रेगुलर एक्सप्रेशन का ही पार्ट है तो कोई ना कोई पाथ ज़रूर एग्जिस्ट करेगा जिसको हम ट्रेवर्स करके W को ट्रेस कर सकते हैं। तो W के लिए कोई ना कोई पाथ ज़रूर होगा और इनिशियल स्टेट से शुरू होगा और फाइनल स्टेट तक जाएगा। यही इस अनदर वर्ड में बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कि गिव एन रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग द सेट कैपिटल L ऑफ स्ट्रिंग इन विच एवरी जीरो इज इमीडिएटली फॉलोड बाई एटलीस्ट 2 1s। तो हर एक जीरो के बाद 2 1 आने की कंस्ट्रेंट लगाई है। मतलब जब भी जीरो आएगा उसके बाद 2 1 का आना श्योर है। ये नहीं है कि जीरो एलोन, जीरो के सीक्वेंस आप ला सकते हो। इस जिस लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें हर जीरो के बाद डबल 1 आना है। यानी कि आपका जो लैंग्वेज होगा वो एक तरीके से या तो 1 का ही सीक्वेंस हो जिसमें जितने चाहे उतने 1 आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और या फिर अगर जीरो जब भी आ रहा है तो उसके बाद डबल 1 आए। उसके बाद आप डबल 1 के बाद 1 चाहे जितना लाइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन जीरो के बाद 2 1 कम से कम आना ज़रूरी है। आप बीच में जीरो ला दीजिए, फिर यहाँ जीरो ला दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो यानी कि या तो 1 का रिपीटेशन है या फिर 0 1 1 का रिपीटेशन है। तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा इक्विवेलेंट। कि अब आप देखिए, अगर इसका रियलाइज़ करिए ट्रांजिशन डायग्राम से तो इसकी स्थिति कुछ इस तरह से है। हम एक ही स्टेट लेके समझा दे रहे हैं इसको समझने के लिए। वो ये है कि आप या तो 1 का सीक्वेंस ले आइए, 1 चाहे जितनी बार आए कोई इशू नहीं है, और 0 अगर आ रहा है तो 0 अकेले नहीं आएगा, उसके साथ शर्त लगा दिया गया 1 1 आने के। इस नाते 0 1 1 को हमने कॉम्पैक्ट करके एक पर्टिकुलर
अल्फ़ाबेट बना लिया, अल्फ़ाबेट की तरह से ट्रीट कराया है। तो अब इसका अगर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी होता तो आप लिखते ए प्लस बी का होल एस्ट्रिक। तो उसी तरीके से ये भी हो जाएगा 0 + 1 1 0 + 0 1 1 का होल एस्ट्रिक उसी तरीके से। तो ये बहुत ही सिंपल था, आप उस स्टेटमेंट का इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा गया है कि प्रूव दैट द रेगुलर एक्सप्रेशन r = नल + 1 एस्ट्रिक 0 1 1 का होल एस्ट्रिक 1 एस्ट्रिक फिर 0 1 1 का होल एस्ट्रिक और पूरे का होल एस्ट्रिक। तो इसको आल्सो डिस्क्राइब द सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग। तो सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग मतलब कि वही जो ऊपर वाला है, ठीक है, पहले पार्ट में जो बताया गया है उसी चीज़ को। तो इसको थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब जैसे लैंग्वेज आपका यही दिया गया है, अब आप इसमें ध्यान से देखिए तो ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो इसको किसी एक वैल्यू से आप रिप्लेस कर दीजिए, एक वेरिएबल से p मान लिया। तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई, ये पूरी चीज़ हो जाएगी आपकी नल प्लस, ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, सॉरी ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है। तो इस चीज़ को इस नाते p सपोज कर लिया गया है। तो ये बाहर एक p है और फिर p का एस्ट्रिक पूरा लगा हुआ है, तो इस नाते ये नल प्लस p एस्ट्रिक हो गया, जहाँ पे p की वैल्यू ये ध्यान रखना है। अभी आइडेंटिटीज़ में आपने पढ़ा ही था कि इसके अंदर ख़ास बात क्या है कि नल ख़त्म हो गया है, नहीं तो ये p एस्ट्रिक के बराबर ही है। तो लेकिन फिर क्या हुआ, नल को आपने और कर दिया, यानी कि इसमें नल हटा लेकिन ये नल और होने के नल फिर वापस आ गया, तो अल्टीमेटली वो p एस्ट्रिक के बराबर हो गया। ये आइडेंटिटी समझा रहे हैं, आइडेंटिटी आपको कई बार बता दिए हैं। तो अगर वैल्यू डायरेक्ट याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए ये क्या हुआ इसका रिजल्ट, यानी कि r = ये जो p की वैल्यू थी उसी के ऊपर एस्ट्रिक लगा देना है। अब जब एस्ट्रिक लगा दिए तो आइडेंटिटी ये वाला यूज़ करिए, लास्ट में आइडेंटिटीज था कि p एस्ट्रिक q एस्ट्रिक का होल एस्ट्रिक = p + q का होल एस्ट्रिक होता है। तो जैसे ये आइडेंटिटीज आपके दिमाग में रहेगी ये बात इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर देखिए अगले क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव डैट 1 + 0 0 एस्ट्रिक 1 + 1 + 0 0 एस्ट्रिक 1 सो ऑन ऐसे दिया गया है = प्रूव करना है। इसमें जो मेन चीज़ होता है कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, कौन सी चीज़ पे फिर एस्ट्रिक लगा दिया गया, वो चीज़ आइडेंटिफाई करना। तो खैर इसमें देखिए ये जो पार्ट है 1 + 0 0 एस्ट्रिक 1 ये यहाँ पे भी है, तो इसी नाते इसको कॉमन ले लिया गया। अब ये बीच में कहीं होता तब कॉमन नहीं ले पाते, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट मोस्ट होने के नाते कॉमन हो गया है, राइट मोस्ट होता तब भी नहीं कॉमन ले पाते, नहीं राइट मोस्ट पे भी कॉमन हो जाता, या तो लेफ्ट मोस्ट होता या तो राइट मोस्ट होता। बस अंतर क्या रहता कि लेफ्ट मोस्ट होने पे इस तरफ ब्रैकेट के आ रहा है, राइट मोस्ट होने पे इस तरफ ब्रैकेट के आता, बस इतना अंतर रहता, लेकिन कॉमन हो जाता। तो इसको क्या चीज़ ध्यान देना है कि ये कॉमन लेने वाली जो चीज़ होनी चाहिए वो या तो लेफ्ट मोस्ट में हो या तो फिर राइट मोस्ट में हो। लेफ्ट मोस्ट में है तो ब्रैकेट के लेफ्ट में लिखाएगा, राइट मोस्ट में है तो राइट में ब्रैकेट के लिखाएगा, ये बात ध्यान देना है। अब यहाँ पे चूँकि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है दोनों कॉमन है, तो चूँकि यहाँ पे ये लेफ़्ट में ही है इस नाते लेफ़्ट में ब्रैकेट के लिखा गया है। अब कॉमन होने के बाद इसकी जगह पे नल आ गया और इसकी जगह पे ये पूरी चीज़ आ गई, यहाँ तक पूरी चीज़ आ गई, तो ये ऐसे लिख दिया गया। अब आप देखिए कि इसमें क्या है कि जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई है वही चीज़ यहाँ पे भी है, और दोनों में अंतर क्या है, एक पे एस्ट्रिक लगा नहीं लगा हुआ है, तो वही फिर हो गया नल प्लस आर एस्ट्रिक आर की तरह से। तो नल प्लस आर एस्ट्रिक आर का मतलब क्या हुआ, आर एस्ट्रिक, तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, इस पूरे ब्रैकेट की जगह पे यही बात लिख देंगे आर एस्ट्रिक यहाँ पे। अब आप देखिए कि इसमें एक चीज़ और भी है कि इस ब्रैकेट में 1 कॉमन है, 1 कॉमन ले लिया, लेकिन देखिए क्या है, राइट में है, राइट में है तो ब्रैकेट के राइट साइड में आएगा ये बाहर होके। अब ये चीज़ क्या है, ये फिर अगेन 0 एस्ट्रिक के बराबर हो गया, तो ये पूरा चीज़ 0 एस्ट्रिक 1 के बराबर हो गया, और ये जैसे था वैसे हो गया, तो प्रूफ हो गया, वही प्रूफ करना था हम लोगों को। तो इस तरह से ये क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफाई हुआ आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए।
तो मैंने अभी कुछ लास्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आइडेंटिटी का यूज़ रेगुलर एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने में होता है, वही चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो अगली टॉपिक है, कैसे हम क्लींस थ्योरम की बात हो रही है कि वहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन टू एफ की बात किया था पार्ट 1 में कि हर रेगुलर एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट एक एफ होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो रेगुलर एक्सप्रेशन टू फाइनाइट ऑटोमेटा in Kleen's theorem part 1 have been stated that there will be a transition system for every regular expression. If transition system is not in the form of FA, then it can be converted to FA. और उसी की यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए गए हैं प्रूफ करने के लिए कि बाय प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन ऑन द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन आर। तो अगर पहला इंडक्शन मेथड से जब करेंगे तो सिंगल कैरेक्टर की बात करेंगे, सिंगल कैरेक्टर के लिए ट्रू है कि नहीं है। तो सिंगल कैरेक्टर के लिए यहाँ दिखा दिया गया है कि सबके लिए ट्रांजिशन सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है। आर और सिंगल कैरेक्टर के कितने हो सकते हैं, जैसे आर इक्वल टू नल, आर इक्वल टू 5, मतलब या तो सिंगल हो या तो जीरो हो, या आर इक्वल टू कोई भी अल्फ़ाबेट जो इनपुट अल्फ़ाबेट के सेट में हो। तो अगर नल है तो ये हो गया, फाई है तो ये हो गया, फाई का इक्विवेलेंट टीजी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी ध्यान आप रखिएगा। ये सब बड़े ही मतलब इम्पॉर्टेंट इस नाते हो जाते हैं, ऑफनली नहीं यूज होते, कभी कभार यूज होते हैं। तो जो चीज़ कभी कभार यूज हो उसको थोड़ा बढ़िया से दिमाग में बैठा रखना है। ये नॉट रीचेबल कर दिया गया है फाइनल स्टेट, इसी नाते फाई इसका इक्विवेलेंट लैंग्वेज हो गया। और ए आई यहाँ पे लेबल कर दिया गया एच पे, मतलब कोई भी इनपुट अल्फ़ाबेट हो तो सिंगल कैरेक्टर वाला हो गया। तो सबके लिए ट्रांजिशन सिस्टम एग्जिस्ट कर दिया गया, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया गया वो सिंगल लेंथ के लिए सही है। अब आप ये सपोज कर लोगे कि n लेंथ के लिए ये सही है। इंडक्शन मेथड में हाइपोथेसिस स्टेप होता है जिसमें कहा जाता है कि दिस इज़ ट्रू फॉर n। तो n के लिए अगर है तो n+1 के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। तो वही है इंडक्शन। एज्यूम द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन विथ n कैरेक्टर्स, मतलब जो स्ट्रिंग्स है उसकी लेंथ n के लिए सत्य है। वी मस्ट प्रूव दैट इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n+1 कैरेक्टर। अब आपको n+1 के लिए इंडक्शन स्टेप के लिए प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो लेट r हैव n+1 कैरेक्टर्स, देन r इक्वल टू p प्लस क्यू और r इक्वल टू पी क्यू, मतलब दो अलग अलग में आप रेगुलर एक्सप्रेशन में उसको डिवाइड कर लिए। तो r और r इक्वल टू पी एस, वेयर 3 तरीके होते हैं लेंथ को अलॉन्ग लेंथ को इंक्रीज करने के लिए। वेयर p एंड q आर रेगुलर एक्सप्रेशन ईच हैविंग n कैरेक्टर्स, यानी कि p और q दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसमें n कैरेक्टर्स हैं। और सीधी सी बात है कि n कैरेक्टर के लिए आप लोग एज्यूम ऑलरेडी ट्रू कर चुके हैं। तो जो इंडक्शन स्टेप है उसमें उसी को यूज़ कर रहा है कि कैन बी रिकॉग्नाइज बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस पी एंड क्यू कैन बी रिकॉग्नाइज। अब पी क्यू का एक ट्रांजिशन सिस्टम, चूँकि पी क्यू के लिए ट्रू है तो पी क्यू के लिए आपने ट्रांजिशन सिस्टम तो एज्यूम कर लिया कि पी का इक्विवेलेंट मान लीजिए ये ट्रांजिशन सिस्टम है, क्यू का इक्विवेलेंट ये ट्रांजिशन सिस्टम है। ये बॉक्स बनाने का मतलब ये है कि इसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं और उसका एक कॉम्पैक्ट डायग्राम दिया गया है। अब अंदर क्या क्या है, कितने स्टेट हैं, किस तरह के एजेज हैं, वो सब आप एक सिंबॉलिक फॉर्म में जी लिख के डिनोट कर दिया। उसी तरीके से यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट कर दिया आपने। और इनिशियल स्टेट से बहुत सारे स्टेट इसके अंदर हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेट से कहीं पे भी लेवल होके वो जा सकता है, इस नाते बहुत सारे एजेज आप नल मूव के साथ दिखा दिए। ऐसे यहाँ पे भी सो ऑन डॉट डॉट करके दिखा दिए, इधर भी दिखा दिए, इधर भी दिखा दिए। इसके अंदर जो भी स्टेट्स हैं वो भी यहाँ से रीचेबल हैं। किसी ना एक स्टेट भी हो सकता है इसके अंदर का रीचेबल, एक से ज़्यादा हो सकता है। तो एक है तो इस एक से ज़्यादा हो सकता है। इसी संभावना, इसी पॉसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए नल के कई ट्रांजिशन आपके दिखा दिए गए हैं कि इसके अंदर बहुत सारे स्टेट हैं और उनमें एक पे भी जा सकता है, स्टार्ट से कई पे भी जा सकता है। तो कोई बाउंडेशन है नहीं, इसी नाते सो ऑन करके कई सारे दिखा दिए गए हैं। तो उसको देख के घबराना नहीं है कि क्यों इतने सारे नल एजेस बने हुए हैं। उसी तरीके से यहाँ पे फाइनल स्टेट का भी है, इसके अंदर बहुत सारे स्टेट हैं। हो सकता है किसी एक से फाइनल स्टेट रीचेबल हो सकता है, एक से ज़्यादा पे हो। तो एक से ज़्यादा पे है तो आप कई सारा एजेस बना के दिखा दिए। इन सेम वे आप क्यू पे भी दिखा दिए हैं।
अब आप पी, ये चीज़ आप पी क्यू के लिए दिखा दिए, और भाई पी में अगर n लेंथ है तो पी क्यू में भी n से ज़्यादा ही लेंथ होंगे पी आर क्यू में। यहाँ पे पी आर क्यू का दिखा दिया गया है, फिर ये पी एस्ट्रिक का दिखा दिया गया है, फिर इसी तरीके से आप पी क्यू का दिखा दिए हैं। तो पी आर क्यू का ट्रांजिशन सिस्टम दिखाने का, पी प्लस क्यू का ट्रांजिशन सिस्टम दिखाने का पी बनाया और आर क्यू बना दिया। फिर यहाँ पे पी क्यू में से किसी एक को लीजिए, मान लीजिए पी लिए तो पी एस्ट्रिक। अब पी एस्ट्रिक है तो सेल्फ पी एस्ट्रिक मतलब क्या होता है, लूप ही तो होता है, ऐसे बनेगा रियलाइजेशन। तो इसी तरह का सेंस होना चाहिए। तो इसी नाते ये पी यहाँ बनाया जी डायग्राम के साथ और उसके साथ कनेक्ट कर दिया, नल के साथ गए और नल के साथ वापस आ गए, तो पी एस्ट्रिक हो गया। अब जितनी बार लूप चलोगे पी रिपीट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, पी क्यू में कॉन्केटेनेशन वाले में पी बनाया और क्यू बनाया और दोनों को कॉन्केटेनेट कर दिया, ऐड कर दिया, नल मूव से हो गया। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। प्रूफ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कैसे रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ट्रांजिशन सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, वो मैं यहाँ पे जल्दी से बता देता हूँ एक एग्जांपल। कि जैसे यही दिया गया है, एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और उस रेगुलर एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट ट्रांजिशन सिस्टम बनाना है। तो सबसे पहले स्टेप में आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन को यहाँ पे लेबल कर दीजिए एक एज बना के। क्योंकि ये 3 पार्ट में है, कॉन्केटेनेटेड है, तो 3 अलग अलग पार्ट में आप इसको डिवाइड करके अलग अलग एज पे कर दीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जितना सारा वहाँ पे नल मूव यूज़ किया गया है, बहुत सारे स्टेप्स आप साइलेंट कर दीजिए, बहुत सारे स्टेप्स स्लैंग कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। तो उसी तरीके से हम लोग बना रहे हैं। जो चीज़ हमें समझ में आ रहा आगे क्या होना है, क्योंकि नल मूव हमको रिमूव करना ही करना रहता है, उसी नल मूव को रिमूव करना है। तो पहले से जो रिमूव करने लायक कर दिया गया, जहाँ पे नहीं कर पाएंगे वहाँ पे फॉलो करेंगे। अब ये जैसे 0+1 एस्ट्रिक है, तो 0+1 यहाँ लिख दिया और इसके अगल दोनों तरफ नल से कॉन्केटेनेट कर दिया। फिर इसी तरीके से 0 0 + 1 1 के लिए इस तरह से बना दिया। यहाँ पे अगले स्टेप में 0 0 और फिर 0 0 ऐसे है, फिर 1 1 है, फिर ये 0+1 एस्ट्रिक इधर भी इसी तरीके से बना दिया। अब इसमें जब आप नल मूव रिमूवल से करेंगे तो इस तरह का डायग्राम बनेगा। लेकिन डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं कि जैसे इन दोनों एज का कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है और इस स्टेट का भी कोई बहुत रोल नहीं है। तो ये तीनों स्टेट, क्योंकि कोई और कैरेक्टर नहीं मिलने वाला है, तो अब आप देखिए कि ये एक स्टेट है जो कि इनिशियल स्टेट के से रीचेबल है विदाउट एक्सेप्टिंग एनीथिंग। तो क्योंकि नल कॉन्केटेनेट करने के बाद ये मैंडेटरी एज है और नल कॉन्केटेनेट करने के बाद नल मिलेगा। अब आप उस नल मूव को भी रिमूव करना चाह रहे हैं और मीनिंग भी ना चेंज हो, तो उसका सलूशन क्या था कि नल इस इनिशियल स्टेट और इसको दोनों तीनों को मर्ज किए। तो मतलब इनिशियल स्टेट आप इसको रिमेंस रखिए, तीनों मर्ज करके इनिशियल प्रॉपर्टी भी कर दीजिए। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि जो ये स्टेट रीचेबल था बिना कुछ एक्सेप्ट किए, बिना कुछ करेक्टर, वो भी रिमेंस है, और अगर आप इस लूप को चलना चाह रहे हो तो भी यहाँ चलने की व्यवस्था हो गई। इसी तरीके से इस एंड से भी हमने कर दिया। तो ये फाइनली आपका एक NFA बन गया जो कि बिना नल मूव का है। पहले नल मूव का बना था विथ नल मूव, अब बिना नल मूव का बना। अब ये इसका TT आप आराम से बना सकते हैं। TT बना के फिर आप NFA टू DFA कन्वर्जन मेथड से आप NFA टू DFA कन्वर्ट कर सकते हैं। ये NFA बना है और NFA टू DFA कन्वर्जन मेथड यूज़ करके आप DFA बना सकते हैं, और DFA बनाने के बाद उसका इक्विवेलेंट आप TG भी बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे बना हुआ है। अब इसमें कुछ बातें समझने लायक है कि जैसे इन दोनों स्टेट को मर्ज कर दिया गया है, इन दोनों स्टेट को मर्ज करके एक स्टेट सिंगल स्टेट बना दिया गया है। वो इस मेथड पे जो ऑप्टिमाइजेशन मेथड आपने पढ़ा है उसको जब आप यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे आप बना सकते हैं। इससे कैसे ये बना है, ऑप्टिमाइजेशन करके। लेकिन ये इतना नाम जो है कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप ऑप्टिमाइजेशन के लिए जाएंगे तो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो बेटर होगा कि आप इसको रीनेम कर दीजिए, PQRST ऐसे 4 स्टेट का नाम रख दीजिए, और PQRST फिर अगेन आप इस तरह का टेबल आप बना लीजिए इक्विवेलेंट, और फिर तब ऑप्टिमाइज़ करिए।
और ऑप्टिमाइज़ करने के बाद जब आपको टेबल मिल जाए तो आप इससे रिप्लेस कर दीजिए, इस नाम को ओरिजिनल नाम में रख दीजिए। तो इस तरीके से आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था। क्वेश्चन के अंदर ये बातें लिख रखा था कि आपको DFA भी बनाना है एंड हेंस मिनिमाइज भी करना है। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें कि हेंस रिड्यूस इट लिखा हुआ है, तो ये लेंदी क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए रीनेमिंग का सहारा अगर लेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। थैंक यू।